आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि विदित है, हम लोग सीटेट के में संस्कृत के पूछे जाने वाले 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं और जिनमें से लगभग 5 या 6 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा चुके हैं। ये 7वां प्रैक्टिस सेट है और हम लोग फटाफट इसका रिवीजन करते हुए देखते हैं कितना स्कोर बन रहा है और कहाँ कहाँ हमें कमी हो रही है, कहाँ कहाँ हम दिक्कत हो रही है हमें, उसको एक बार पुनः फिर से देख लेंगे। जो भी आपके पास नोट्स किताब कुछ भी उपलब्ध होगा उनसे फिर से एक दो बार आप कहाँ का मतलब प्रैक्टिस सेट लगाने का मतलब ही यही होता है कि अभी हमारी तैयारी कहाँ तक है और कहाँ कहाँ अभी हमें और टच करना है। तो चलिए हम ज़्यादा समय ना गंवाते हुए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 17 कह रहा है, ये प्रैक्टिस नंबर 6 का 17वां मतलब 16 प्रश्न दे चुके थे, 17 से लेकर 30 तक के प्रश्न इस पार्ट में दे रहे। चलिए 17वां प्रश्न है, हरित्राता में कौन सा समास होता है? हरित्राता द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास या पंचमी तत्पुरुष समास? तो हरित्राता में कौन सा समास होता है? हरिणा त्राता। इसका जो विग्रह करेंगे समास विग्रह तो होगा हरिणा त्राता, यानी हरि से त्राता, हरि से जो है रक्षा, हरि से रक्षा या हरि से त्राता इसका अर्थ होगा। तो इसमें देखिए हरि हरिम हरिणा तृतीय विभक्ति है, से भी तृतीय का होता कर्तने कर्म को करण से। तो यहाँ कौन सा समास होगा? तृतीय तत्पुरुष समास। जो तत्पुरुष समास होता है इसका उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष के कई भेद हैं। इसके अलावा जो समास अगर पूछे जाए कि समास कुल कितने हैं तो समास कुल जो है 6 हैं। ठीक है, इसके अलावा ये सीटेट और यूपीटेट लेवल का बता रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या पूछा जाए? इसके अलावा आपसे पूछा जाए तत्पुरुष के भेद पूछा जाए तो जो मतलब से नहीं, ये सब जो तत्पुरुष के भेद हैं। इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है कि तृतीया से लेकर सप्तमी तक के तत्पुरुष के भेद होते हैं, यानी तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, इसमें हरिणा त्राता तृतीय तत्पुरुष समास है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समास में ये बहुत पूछा जाता है। हरि त्राता में कौन सा समास है? तृतीय तत्पुरुष समास है। अच्छा, खाली समास तत्पुरुष दे और अव्ययी भाव कर्मधारय है और इस तरीके से दे ऑप्शन में तत्पुरुष होगा, लेकिन तत्पुरुष के भी भेद दिया गया तो तृतीय तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 18 कह रहा है धात्री धन अंसा में संधि होने पर बनेगा। धात्री और धनांसा इन दोनों का संधि करेंगे तो क्या रूप बनेगा? अच्छा, कौन सा ऐसा समास है? कौन सा? अच्छा, इसमें यण संधि है। कौन सी संधि है? सबसे पहले तो जानो यण संधि है, क्योंकि पहले रिया है। इको यणची, इको यणची, इको यणची, ये यण संधि का सूत्र है। इक मतलब पहले पद के अंत में इक प्रत्याहार हो, यानी ई उ री हो और दूसरे वर्ण में स्वर आया हो। दूसरे वर्ण के पहले अक्षर में क्या हो? स्वर हो। तो इसका क्रमशः ई का या, ऊ का वा, री का रा और री का ला आदेश हो जाएगा। तो देखिए धात्र में क्या आया है? कौन सा स्वर है? री आया, तो यहाँ री का रा आदेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? री के स्थान पर रा हो जाएगा, आधा रा होगा। देखिए अब देखिए धा का री की जगह रा हो गया। अब क्या हो गया? यहाँ रा लग गया तो ऐसे बन गया ना, धा धात्रंश सा। क्या हो गया? धात्रंसा। देखिए री के स्थान पर ये हो जाएगा तो री हट जाएगा। देखिए ये इसमें री लगा हुआ है, इसमें भी री लगा हुआ, तो ये दोनों होगा नहीं, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? डी सही होगा। ठीक है, यण संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए शुरू की 5 संधियाँ, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, जो ये 5 संधियाँ स्वर संधि के भेद। और व्यंजन संधि में स्तुत्व पढ़ लीजिए, सत्व संधि और स्तुत्व, ये 3 पढ़ लीजिए थोड़ा। और इनके ज़्यादातर इनके उदाहरण अगर नहीं आप समझ पा रहे हैं नियम इत्यादि, तो इनके उदाहरण को आप एक बार जो सरसरी नज़र से देख लीजिएगा। तो इसमें से जो इम्पॉर्टेंट उदाहरण, इनमें से कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो मोस्ट पॉपुलर हैं, जो पूछे ही लिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि पवित्रम का संधि विक्षेप होगा। अव किस में आता है? अयादि संधि का बताया था ना कि पहले पद के अंत में क्या हो? ए हो। पहले पद के अंत में
क्या हो। आदि संधि में बताया था पहले पद के अंत में ए या ए हो औ हो, तो इनके स्थान पर क्रमशः जो है क्या हो जाता है, ए का ए होता है, ए की जगह ए हो जाएगा, और ए की जगह क्या हो जाएगा, आए हो जाएगा। औ की जगह औ, और ओ की जगह औ, और औ की जगह आ हो जाएगा। ठीक है, यही होगा, इसमें हलंत होगा सब में, ऐसे औ हो जाएगा। अब यहाँ पूछा गया था पवित्रम, देखिए पवित्रम में क्या आ रहा, औ आ रहा है ना, और बाद में संधि है जो दूसरा, मतलब दो भेद हैं। एक बार फिर से देखिए कि दो पद होते हैं ना, प्रथम और द्वितीय पद। तो प्रथम पद का जो अंत में उसमें ए ओ आए, और द्वितीय जो पद है उसके प्रथम वर्ण के रूप में कोई भी स्वर आए, तो उसके स्थान पर जो ए है, अगर पहले पद के अंत में ए है, उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओ है औ हो जाएगा। ठीक है, औ है आओ हो जाएगा, ए है तो आए हो जाएगा। अब यहाँ पे अब है तो औ किसके स्थान पर होता है, औ किसके स्थान पर होता है, तो औ किसके स्थान पर होता है, पहले देखिए औ है ना, अवि औ है तो किसके स्थान पर औ होता है, ओ के स्थान पर। अब देखिए पहले पद के अंत में ओ कहाँ कहाँ है, पौधनित्रम, ये गलत है, पोधनित्रम, देखिए ये है पोधनित्रम पवित्रम, यही सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है कि गंगा नदी सभी नदियों में, एक मिनट, प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि गंगा नदी सभी नदियों में प्रसिद्ध और पवित्र मानी जाती है, इसका अनुवाद दीजिए। वैसे इतना बड़ा अनुवाद बहुत कम पूछते, लेकिन कभी कभी आयोग का मूड है पूछ भी लेते हैं, तो इसको देख लीजिए। ये भी कुछ ऐसे जो है अनुवाद हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं का संकलन में दिया गया, जो प्रैक्टिस सेट हम हल करवा रहे हैं। ये एक प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा बनाए गए प्रश्नों की सीरीज़ है, और बहुत ही प्रतिष्ठित है, और बहुत उसमें मतलब बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग वहाँ स्टडी करते हैं, उनके द्वारा बनाए गए ये प्रश्न हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि ये प्रश्न कुछ ऐसे, इनमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं सब अपने नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और तैयारी की दृष्टि से आप इन प्रश्नों को अवश्य हल करिए। चलिए प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है कि गंगा नदी सभी नदियों में प्रसिद्ध एवं पवित्र मानी जाती है, इसका अनुवाद क्या होगा। तो गंगा नदी सभी नदियों में पवित्र मानी जाती हैं। पहले लिखेंगे गंगा नदी का बनाएंगे, गंगा नदी, और सभी का क्या होगा है, सभी का क्या होगा, सर्वासु होगा, सर्वासु। ये जो है सर्वासु जैसा है, तो इसी के हिसाब से नदीसु भी हो लगेगा, सर्वासु नशीसु, और प्रसिद्धा पवित्र चा मन्यते, क्योंकि ये भाववाचक इसलिए मन्यते, यहाँ आत्मने पद लग गया क्रिया में, मन्यते, इसका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। गंगा नदी सर्वासु नदीषु प्रसिद्धा पवित्र चा मन्यते। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 21 कह रहे हैं निम्नलिखित में से पद को चुनिए, स्कंद चक्षु कपोल काका। निम्नलिखित में से पद क्या है, स्कंधा, चक्षु, कपोला या काका, इनमें से पद क्या है। देखिए जो स्कंधा है, इसमें पद क्या होता है, सुप्तिगंतम पदम पद होता है। स्कंधा जो है पद नहीं है, चक्षु पद नहीं है, कपोला भी पद नहीं है, बल्कि ये सब एक संज्ञा पद हैं। जो काका है ये क्या है, ये भिन्न पद, अरे सॉरी, ये कहीं और, वही तो हम सोच रहे थे इसका उत्तर गलत दिया गया है क्या, सॉरी। ये प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा पद है जो भिन्न है। इन चारों में से एक ऐसा, तीन एक जैसे हैं और एक पद ऐसा है जो भिन्न है। इसमें देखिए स्कंद, चक्षु और कपोला। स्कंद मतलब क्या होता है, जो आपके जो स्कंद होते हैं हाथों के, ये चक्षु मतलब क्या होता है, नेत्र होता है, कपोला मतलब क्या होता है, गाल होता है। तो इसका मतलब ये तीनों क्या है, शरीर के अंग है। लेकिन जो काका है, जो कौवा है, शरीर का अंग नहीं है, इन तीनों से भेद है, इसलिए ऑप्शन नंबर 21 का डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है, विद्वान का पर्यायवाची नहीं। मित्रों आप जो है कुछ शब्द मेरे गलत हो जाने, इसलिए कि मैं बहुत जल्दी सोच रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आप लोगों की MB ना ख़त्म हो और वीडियो बहुत लंबा ना हो पाए, इसलिए कि क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, साइको है, हिंदी है, ठीक है, गणित है,
बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो उनको आपको पढ़ना है अभी। अगर फर्स्ट पेपर दे रहे हैं तो सेकंड पेपर देना। सोशल स्टडीज़ में 14 सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्टों को भी सबको भाई, क्योंकि सबको टच करना है आपको। लेकिन एक चीज़ और आप मान लीजिए कि जो जैसे आपने सेकंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी लिया, संस्कृत लिया है और हिंदी और साइको फर्स्ट पेपर के लिए, और जिनकी ग्रेड ठीक है, ठीक, इस फर्स्ट पेपर के लिए ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। इनको आप मतलब जितना इनमें ये मान के चलिए, जैसे हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, साहित्य हुआ, इनमें आप ये अपना लक्ष्य बना लीजिए कि हमको 28-29 से कम नहीं लाना है, ठीक है। तो अगर आपका जो सोशल स्टडीज़ या पर्यावरण है फर्स्ट पेपर में, गणित में ज़्यादातर लोगों का गणित जो है थोड़ा कमज़ोर होती है, गणित और पर्यावरण। तो इनमें क्या होता है, इनका जो क्षेत्र है पर्यावरण हुआ, इनका बहुत बड़ा है। तो कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इसमें जो है थोड़ा स्कोर बढ़ने के चांसेस कम होते हैं। और गणित में भी जिनके अच्छे स्कोर होता है, तो ये जो है अगर फर्स्ट पेपर दे रहे हैं तो ये 4 पेपर, अगर गणित अच्छी है तो साइको, और इसके अलावा संस्कृत, हिंदी और गणित। जिनका गणित नहीं अच्छा उनके लिए 3 पेपर। ये ऐसे हैं जो स्कोरिंग है, 3 सब्जेक्ट ये स्कोरिंग है, जहाँ से आपका स्कोर बढ़ेगा। और इसमें आप कोशिश करिए 27 अटैच खूब प्रैक्टिस सेट इन तीनों की खूब हल करिए, और कोशिश करिए कि इसमें अच्छे से अच्छा आप स्कोर कर ले जाइए, ठीक है। इसके बाद क्या है, अच्छा उसके साथ साथ आपको लेकिन ये नहीं करना है कि जो सब आपका सोशल स्टडीज़ है या पर्यावरण गणित है इसको बिल्कुल टच ही नहीं करना, नहीं, इसको भी टच करना है। क्योंकि 90 मान लीजिए आप साइको, हिंदी और संस्कृत 3 चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो ये 90 ही नंबर का तो हुआ। और 90 नंबर में ऐसा तो है नहीं 30 सब में सही पा जाएंगे। मतलब इसको ज़्यादा करिए, इसमें स्कोर बढ़ाइए। और इसके अलावा जो सोशल स्टडीज या पर्यावरण गणित है इनको भी जो है टच करते चलिए, क्योंकि एकदम इसमें भी कुछ आपको नंबर मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बस तुक्का मार के आ जाना है, ठीक है। तभी आपका बढ़िया नंबर 100 के ऊपर 110, 115, 20 ऐसे आ पाएगा। और अगर पासिंग मार्क्स चाहिए तो जनरल की 90 होता है। तो इसमें तो आप 3 सब्जेक्ट अगर बढ़िया किए हैं, लेकिन वैसे हम एक चीज़ बता रहे हैं, अगर 3 सब्जेक्ट भी आपने साइको, हिंदी और संस्कृत बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है ना, तो आपके 100+ नंबर ऐसे ही चले जाते हैं। क्योंकि अगर आपको 28-28 नंबर ही मिले, तीनों में 28-28 नंबर मिले, तो 90 में से कितने कम, 6 कम कर दो, कितने हुआ, 94 नंबर। और उसके बाद जैसे आपका सेकेंड पेपर के लिए सोशल स्टडीज़ है 60 नंबर का आता है, तो सोशल स्टडीज 60 नंबर का है, तो उसमें से अगर 30 आप सही कर ले गए तो 120 और 4 कितना हुआ, 124 नंबर हुआ। आधा भी सही कर ले गए तो, है ना। इसलिए जो है आप इन 3 सब्जेक्ट को अभी जो है अच्छे से अच्छे इसको तैयार करने की कोशिश करिए, और साथ साथ में उसको भी थोड़ा सा समय देते चलिए। प्रश्न देखते हैं 22 क्या कह रहे हैं, विद्वान का पर्यायवाची नहीं है सुधी, कोविद, धीमान, त्रिमान। तो विद्वान का पर्यायवाची क्या नहीं है, सुधी मतलब क्या होता है, वही विद्वान होता है। कोविद मतलब विद्वान ही होता है। धीमान मतलब धी मतलब बुद्धि होती है, मान मतलब बुद्धिमान जो है, बुद्धिमान इसको भी कहा गया। लेकिन जो श्रीमान होता है वो संबोधन में, जैसे कि श्रीमान योगी आदित्यनाथ, या श्रीमान किसी का नाम लेकर के, इस तरीके से ये श्रीमान जो है संबोधन वाला शब्द है, और ये विद्वान का पर्यायवाची नहीं है। जो नहीं है वही सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 23 देखिए। प्रश्न संख्या 23 कह रहे हैं चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले, चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय है शर्त या सानस प्रत्यय, कत लेप प्रत्यय है, या फिर तबियत अनियर है, या कत प्रत्यय। अब देखिए, तबियत या अनियर शर्त सानस। तबियत और अनियर जो है चाहिए के अर्थ में पूर्ण होता है। किसके अर्थ में, चाहिए के अर्थ में। और यही पूछा गया है कि चाहिए के अर्थ में क्या प्रयुक्त होता है, तो ये दो प्रत्यय होते हैं जो चाहिए के अर्थ में धातु को चाहिए के अर्थ के रूप में बदलते हैं। जैसे पठ धातु में तब्य जोड़ेंगे तो पठितव्य बनेगा, जिसका उद्देश्य होगा पढ़ना चाहिए, जिसका अर्थ क्या होगा, पढ़ना चाहिए। अनियर जोड़ेंगे तो पठनीय, पढ़ने योग्य, पढ़ने योग्य, इस टाइप का बन जाएगा। तो ये दोनों चाहिए का अर्थ देते हैं, तबियत और अनियर प्रत्यय जो होते हैं। कत और कत्वत प्रत्यय जो होते हैं वो जैसे कत और लेप प्रत्यय जो होते हैं, कत प्रत्यय और लेप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, कत प्रत्यय और लेप प्रत्यय। ये क्या होते हैं, कर के अर्थ हैं, भूतकालिक होते हैं, कर। जैसे पठित्वा पढ़ करके, अब और लेप में क्या शेष बचता है, या पठिया है ना, तो जो है जो पठित्वा जैसे है तो पढ़ करके। लेप में क्या शेष बचता है, लेप में शेष बचता है आपका या,
ठीक है। जैसे बी धन स्प्री धनल्य विस्मृय, इसमें या शेष बचता है और कत्व में त्वा शेष बचता है। इसका क्या होता है, ये करके ये पूर्व में क्रिया हो गई होती है, इसके यूज में जो है ये होता है कत और लेप प्रत्यय का प्रयोग। और लेप प्रत्यय में जो है उसमें पहले उपसर्ग आता है। कत और लेप में ये अंतर है, एक प्रत्यय होता है कत और लेप, ठीक है, इसमें यही अंतर है कि ये करके क्या अर्थ देता है। जैसे पठित्वा में पढ़ करके, ठीक है, इस तरीके विस्मृय भूल कर, इस तरीके करके का अर्थ देता है, यानी जो क्रिया पूर्व में हो गई होती है। शर्ती और सानच क्या होता है, शर्ती और सानच, शर्ती का अर्थ शेष बचता है और सानच का आन या मान शेष बढ़ता है। शर्ती का क्या शेष बचता है, अर्थ शेष बचता है और सानच का आन या मान शेष बढ़ता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे बताते हैं, आगे क्या कह रहा है कि हाँ, अच्छा चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा विस्तृत चर्चा नहीं करते हैं इससे, इतना ही जानते रहिए आप, ठीक है, इसमें इतना ही आप जानते रहिए, इतना काफ़ी है। इसके अलावा एक चीज़ और हम आपको बताना चाह रहे थे कि कत्वत बता दिया और लेप बता दिया और तबियत अनियर हो गया और सर्दी और सानच। सर्दी और सानच प्रत्यय क्या होता है, सर्दी सानच प्रत्यय, सर्दी और सानच प्रत्यय दोनों प्रत्यय जो होते हैं वो वर्तमान कालिक होते हैं और तौसत नाम से भी, अगर यदि सर तौसानस दोनों को ना बुलाना हो तो आप कह दो तौसत, तौसत का अर्थ हो, अगर तौसत कहते हैं तो इसका मतलब सर्दी और सानस दोनों को बताया जा रहा है, दोनों प्रत्ययों को संबोधित करके बताया जा रहा है। लगातार कार्य होने के अर्थ में जो है इसका प्रयोग किया जाता है सर्दी और सानस के, जैसे पठत पढ़ता हुआ, लिखत लिखत, पठ्यमान पढ़ता हुआ, चल्यमान चलता हुआ, इस तरीके से पढ़ता हुआ, पठ्यमान बालका, पठत मतलब इस तरीके से चलता हुआ करता हुआ कार्य में लगातार होने की क्रिया होती है। तबियत में चाहे का अर्थ देता है। कत और लेप प्रत्यय जो होता है, लेप प्रत्यय जो है अभी पूछा जा सकता है कौन सा प्रत्यय उपसर्ग युक्त होता है, तो लेप प्रत्यय उपसर्ग युक्त होता है। और लेप प्रत्यय और कत प्रत्यय, इनमें इतना अंतर है जो है, ये लेप प्रत्यय में उपसर्ग होता है, कत प्रत्यय में उपसर्ग नहीं होता। कत का सा ता शेष बचता है, लेप का या शेष बचता है, कत्वा शेष बचता है, ठीक है, कत्वतु का तवतु शेष बचता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि टी संज्ञा करने वाला सूत्र है, आलो अंत्यादि पूर्व उपधा। टी संज्ञा करने वाला सूत्र है, ऐसा कौन सा सूत्र है जिस सूत्र के माध्यम से टी संज्ञा होती हैं। कुछ संज्ञाएं दी गई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टी संज्ञा, वृद्धि संज्ञा और उपधा संज्ञा, ठीक है, और इस तरीके से प्रतिपादिक संज्ञा, ये सब कुछ मतलब 8-10 संज्ञाएं कुछ ऐसी हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, इनको भी एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो अलो अंत्यादि पूर्व उपधा, तो ये उपधा संज्ञा करने वाला सूत्र है। अजो अंत्यादि पूर्व टी, तो ये टी संज्ञा करने वाला सूत्र है, अजो अंत्यादि पूर्व टी। टी संज्ञा वाला करने वाला सूत्र क्या है, अजो अंत्यादि पूर्व टी, ठीक है, इतना पता हो गया। और इसके अलावा जो अलो अंत्यादि पूर्व उपधा जो है वो उपधा संज्ञा करता है, ठीक है, उपधा संज्ञा करता है। अब आप एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि अलो अंत्यादि पूर्व यानी कि अंतिम वर्ण से पूर्व में रहने वाले वर्णों को उपधा कहते हैं, जो ये पहला सूत्र दिया गया है, अलो अंत्यादि पूर्व उपधा। जैसे जैसे राम लिखा है, राम लिखा है तो राम का अंतिम वर्ण कौन है, ऐसे लिखा जाएगा, रा धन आ धन मा धन आ। अब इसका अंतिम वर्ण कौन है, आ है ना, राम शब्द का अंतिम वर्ण कौन है, मा, आ है, और आ से पहले क्या आया है, माँ, यानी माँ की उपधा संज्ञा होगी, क्या होगी, उपधा संज्ञा होगी। यही जो है ये सूत्र बता रहा है। चलिए इसका ऑप्शन सही है टी ना, अच अंत्यादि पूर्व टी। ये क्या कह रहा है कि अच अंतिम जो अंतिम अच होता है वो जो है उसकी टी संज्ञा होती है, अंतिम यच की टी संज्ञा होती है। यदि अच के बाद भी, यदि कोई अच है उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण है तो उस अच के साथ साथ अंतिम जो अच है उसके साथ साथ उसके बाद वाले व्यंजन वर्ण की भी टी संज्ञा हो जाती है। जैसे जैसे शब्द देखिए राजन,
ऐसे राजन लिखा है। अब इसमें देखिए रा धन आ, बड़ा आ, धन जा, धन छोटा और धन ना है। अब ना क्या है, व्यंजन है, लेकिन अंतिम अच क्या है, यानी अंतिम स्वर क्या है, आ है। अब आ और ना यानी अन की टी संज्ञा हुई, अन की क्या होगी, टी संज्ञा हुई। ठीक है, अन की टी संज्ञा होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आदर्शनम लोपः, जो आदर्शन होता है, जैसे हलंत वर्ण होते हैं संस्कृत में, उनका हलंत्यम से इति संज्ञा हो जाती है और आदर्शनम लोपः से लोप हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये सब जो है बहुत बड़े लेवल के क्वेश्चंस हैं, इसमें बस इतना ही जानिए जितना बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप टीजीटी या बीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे संस्कृत में, तो उसके लिए ये सब प्रश्न डीप में पढ़ा जाता है। अभी तो आप सिर्फ इतना ही समझिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 25, रघुवंशम कैसा ग्रंथ है। रघुवंशम की चर्चा हम पिछले 2-3 वीडियो में कर चुके हैं। रघुवंशम क्या है, एक महाकाव्य। नाटक अगर पूछा जाए तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। और गीत काव्य कहा जाए तो मेघदूतम, गीत काव्य मेघदूतम। जब बादल के द्वारा यक्ष प्रेमी होता है, वो बादल के द्वारा संदेश भेजता है अपने प्रेमिका को। गद्य काव्य क्या है, कादम्बरी, सुबंधु की वासुदत्ता वगैरह इत्यादि जो है वो गद्य काव्य में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है। अशुद्ध विलोम युग को चुनिए। अशुद्ध विलोम युग को चुनिए। अल्पज्ञ, बहुज्ञ सही है। चलिए अगला क्या है, असीम, ससीम, अमावस्या, पूर्णिमा सही है। ग्रहित, स्वीकृत, असीम ससीम सही, अल्पज्ञ बहुज्ञ सही, अमावस्या का पूर्णिमा भी सही है। लेकिन ग्रहित और स्वीकृत एक ही चीज़ हो गया। कोई चीज़ ग्रहण करना है, कोई चीज़ उपहार करना है, इसमें विलोम है ही नहीं, यानी कि ये गलत है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा सब गलत होकर के यही उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि जो अशुद्ध है, तो अशुद्ध क्या है, ग्रहित और स्वीकृत। तो प्रश्न संख्या 26 का उत्तर क्या सही हो जाएगा, प्रश्न संख्या 26 का उत्तर डी सही हो जाएगा। 26 का उत्तर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 का उत्तर डी सही हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 27, जैसा कि हर बार के प्रैक्टिस सेट में होता है कि अंतिम के जो 3 क्वेश्चन होते हैं वो शिक्षण के होते हैं। इसमें कहा गया है कि मौन पठन में क्या दोष है। शक्ति कम लगती है, समय कम लगता है। दोष पूछा गया, शक्ति कम लगती है, ये तो गुण है। ठीक है, उच्चारण पर कम ध्यान रहता है, भाव ग्रह करने की सहायता करता है, भाव ग्रहण करने में सहायता करता है। क्या दोष है इसमें, जो पठन कार्य है, मौन पठन है, इसके क्या दोष है। तो जो मौन पठन होता है ना, भाव ग्रहण तो आप कर सकते हो, मौन पठन में सबसे बड़ा दोष क्या है, उच्चारण पर कम ध्यान जाता है। मौन पढ़ रहे हैं आप तो किसी तरीके से भी उच्चारित कर सकते हैं, तो यहाँ पे उच्चारण पे आपका कम ध्यान जाएगा। ये सटीक हो, मतलब यही ऑप्शन सही होगा, यही इसका दोष होगा। शक्ति कम लगती है, ये गुण हुआ। समय कम लगता है, ये भी गुण है। भाव ग्रहण करने में सहायता करता है, ये भी गुण है। लेकिन क्या है, उच्चारण में कम ध्यान जाता है, ये निगेटिव पहले ही दिख रहा है, तो यही क्या है, इसका दोष है। यानी कि सब गलत होकर के ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 क्या कह रहा है, ये भी शिक्षण का ही प्रश्न होगा। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक रचना में नहीं आता। कहानी कथन, प्रश्नोत्तर, अभिनय, पत्र लेखन। तो देखिए कहानी कथन एक मौखिक रचना है। ठीक है, आप कहानी कोई सुना रहे हैं तो मौखिक ही सुनाते हैं। प्रश्नोत्तर भी प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका उत्तर बच्चे दे रहे हैं, तो ये भी मौखिक हुआ। अभिनय क्या हुआ, ये भी मौखिक हुआ कोई लेकिन जो पत्र लेखन है वो मौखिक ना होकर वो क्या है, लिखित है। यानी कि ये सब सही हो, ये सब सही ऑप्शन गलत हो गया और गलत ऑप्शन सही हो गया। पत्र लेखन क्या है, मौखिक रचना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि चित्रों पर प्रश्न करना किस स्तर पर रचना कार्य में उपयुक्त रहेगा। चित्रों पर कोई चित्र आप दिखाइए और उस पर प्रश्न कीजिए। जैसे मानचित्र कोई या किसी महान आदमी का चित्र दिखाइए और फिर उस पर प्रश्न कीजिए, इनका क्या नाम है, इन्होंने क्या पहना है, हाथ में क्या लिया है, इनका रंग क्या है, इनके बाल कैसे हैं, इन्होंने पैर में क्या पहना है। इस तरीके से तमाम चित्र में जो कुछ भी दिख रहा हो उससे रिलेटेड प्रश्नों को पूछना करना किस स्तर की रचना में उपयुक्त होगा। पूछना किस स्तर की रचना में उपयुक्त होगा। प्रारंभिक,
पूर्व प्रारंभिक, प्रारंभिक, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक। जो कक्षाएं हैं, पूर्व प्रारंभिक कक्षा या प्राथमिक कक्षा या माध्यमिक कक्षा या उच्च कक्षा, जो आप चित्र दिखा करके प्रश्न कर रहे हैं, वो ये जो रचनात्मक कार्य यानी कि जो ये मेथड है टीचिंग का, ये किस स्तर के बच्चों के लिए उचित होगा, अच्छा होगा, उपयुक्त रहेगा। क्या पूर्व प्राथमिक क्या होता है, जो मतलब प्री प्राइमरी, कक्षा 1 से पहले वाले जो होते हैं, प्ले ग्रुप इत्यादि। प्रारंभिक क्या होता है 1 से 5 तक। माध्यमिक क्या होते हैं, माध्यमिक होते हैं आपके 6, 7, 8, 9, 10। उच्च क्या होते हैं 11, 12। इन सब में मतलब आगे के, तो इस किस स्तर पर देखिए, उच्च में तो होगा नहीं कि चित्र दिखाकर फिर उसे आप करिए, ठीक है। माध्यमिक स्तर पर भी ये नहीं ठीक होगा, क्योंकि बच्चे इतना बड़ा हो जाता है, इतना समझदार हो जाता है। प्रारंभिक स्तर पे भी उतना मतलब उतना उपयुक्त नहीं होगा जितना उपयुक्त कब होगा, पूर्व प्रारंभिक स्तर पर। क्योंकि बच्चा, छोटा बच्चा जब नया नया स्कूल में आता है, तो उसको आप लेक्चर देना शुरू करिए कि आज हम आप लोग को संज्ञा पढ़ाएंगे, या फिर छोटा आ से अनार डायरेक्ट पढ़ाने लगिए, तो वो शायद उतनी अच्छे से नहीं सीख पाएगा। यदि आप किसी चीज़ को, जैसे कि आप आ से अनार पढ़ाना, आपने अनार दिखाया, फिर बोला बच्चों ये क्या है, रेड कलर का है, ये क्या, इसका कलर कैसा, बच्चे बताएंगे रेड कलर क्या है, अनार है। तो आ से क्या होता है, अनार होता है। तो इस तरीके से यदि पढ़ाया तो बच्चों को मतलब बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। तो ये जो मेथड है, ये कहाँ पे यूज होगा, यहाँ कहाँ पे उपयुक्त रहेगा, ये उपयुक्त रहेगा पूर्व प्रारंभिक स्तर पर, ये उपयुक्त रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 30 कह रहा है, ये भी शिक्षण का प्रश्न है। व्याकरण पद्धति को निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है। पाणिनि पद्धति, पाठशाला पद्धति, हर्बटीय पद्धति, सामान्यीकरण पद्धति। व्याकरण पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है। व्याकरण पद्धति जो है, व्याकरण पद्धति से मतलब जैसे संज्ञा पढ़ाना, सर्वनाम पढ़ाना, इस पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है। तो इस पद्धति को हम लोग जानते हैं पाठशाला पद्धति के नाम से। किस नाम से, पाठशाला पद्धति के। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली भी बहुत प्रसिद्ध है, साइको में पढ़ा होगा आप लोगों ने। नमो नमः मित्रों, अब विराम देते हैं, अपने प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं ख़त्म करते हैं और पुनः उपस्थित होंगे एक नए सीरीज़ के साथ, एक अच्छे क्वेश्चंस के साथ, एक नई स्फूर्ति के साथ, नए जोश के साथ। और आशा करती होंगी कि आप सब स्वस्थ यानी स्वस्थ रहते हुए, अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखते हुए, अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए अपनी तैयारी को बहुत अच्छा आयाम दे रहे होंगे। और मैं पूरा एकदम कामना करूंगी ईश्वर से कि आप सभी सीटेट की परीक्षा में जितने भी अभ्यर्थी सम्मिलित होने जा रहे हैं, सभी सफल हों, उनका उज्जवल भविष्य हो। नमो नमः। इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।